हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनिशेंट क्लासेस। हम आपके लिए लाए हैं सेलिना का एक थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कंप्लेन ये है कि ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। बहुत सारा डेटा इसमें रहता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम एनुअल इनकम कैसे निकालें, हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये भी नहीं समझ में आता है कि प्रोसीड क्या होता है। ठीक है, हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है कि हम कितनी डिफरेंट टेक्निक से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये चैप्टर में हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें लगभग 10 से 12 लेक्चर्स होंगे और इन सारे लेक्चर्स में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल जो आपका टेस्ट और सेल्फ है वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हम लेक्चर बनाएंगे उस लेक्चर में हम बेसिक्स कवर करेंगे कि ये शेयर होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कब मिलता है, प्रोसीड क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम एक बेसिक सेटअप से चलते हैं कि शेयर्स एंड डिविडेंड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है ये कैसे बनती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, इसकी फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। तो हमें ये समझना है। ये जब हमें बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपने आप जो भी डेटा आपको वहां सामने दिखेगा उसको कॉम्प्रिहेंड करते हुए आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समझाता हूं आपको शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में। तो सबसे पहले बताने वाली बात यह है कि शेयर होता क्या है, उससे पहले ये जानना है कि शेयर्स इशू क्यों होते हैं। ठीक है, तो उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक कंपनी है, जो कोई एक व्यक्ति है जो स्टार्ट करना चाहता है। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि विशाल नाम का एक व्यक्ति है। ही वॉन्ट्स टू ओपन अ कंपनी बट ही डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द सेटअप। अब देखिए, रिक्वायर्ड कैपिटल इस कंपनी एबीसी को स्टार्ट करने का है 100 रुपीज, लेकिन विशाल के पास इतना कैपिटल नहीं है और उसके पास केवल 50 रुपीज का कैपिटल है। तो इस केस में वो क्या करेगा? इस केस में वो कोशिश करेगा कि 5 लोगों से वो 10-10 रुपए ले और उसकी रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो पूरी हो जाए। तो 50 रुपए वो खुद रखेगा और 5 इन्वेस्टर ऐसे लेके आएगा जो 10-10 रुपए पूल करेंगे और जो उसका अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा, 100 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, तो हमें इसी चीज को समझना है कि ये ऐसा क्यों किया गया है। जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको रेज करने के लिए जब हम रिक्वायर्ड कैपिटल को छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड करके और नंबर ऑफ पीपल से इन्वेस्ट कराते हैं तो हम उन इन्वेस्टर को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे विशाल को जरूरत है 100 रुपीज की, लेकिन उसके पास 50 रुपए हैं एंड उसने ए, बी, सी, डी और ई इन 5 लोगों से उसने 10-10 रुपए की कैपिटल लगवाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है और वो कंपनी ओपन कर सकता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जब हमें रिक्वायर्ड कैपिटल नहीं पूरी मिलती है तो हम कुछ इन्वेस्टर से इन्वेस्ट कराते हैं और वो जो इन्वेस्टर हैं जब वो अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी पर उनका अधिकार होगा और वो कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी के एक पार्ट बन जाते हैं। ऑल राइट, अब ये 4-5 लोग यहां पार्ट बन गए कंपनी के और ये पांचों लोग जो है नाउ दे हैव द राइट्स। ठीक है, जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उस प्रॉफिट में से उनको शेयर मिलेगा, उसका लेने का राइट्स है। ठीक है, तो ये सारे राइट्स उनके पास आ जाएंगे प्रॉफिट लेने के। ठीक है, तो ये पांचों लोग एक साथ मिलके क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ऑल राइट, अब देखिए रिक्वायर्ड कैपिटल तो हमने रेज कर ली। अब कंपनी ने काम करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने काम करके ये देखा कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 100 रुपीज कमाया। इसका मतलब पहले 100 रुपीज की उसमें कैपिटल लगी थी। 100 रुपीज की कैपिटल लगाने के बाद 1 साल बाद कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट और कमाया, तो कंपनी का जो टोटल वर्थ है वो हो गया 200 रुपीज। ठीक है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ? 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे
और 200 रुपए का नेटवर्थ हो गया, मतलब उसमें जो उसका नेट प्रॉफिट निकल के आया, एक साल में उसने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये इन्वेस्टर, ये जो आपके पास है, इन इन्वेस्टर को भी इस प्रॉफिट में से प्रोपोर्शनल मतलब प्रॉफिट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 रुपए में से जो प्रॉफिट है इनको भी बटेगा, और किस प्रोपोर्शन में बटेगा, जिस प्रोपोर्शन में इनने ये अमाउंट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि 50% इसका था, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका एंड 10% विल गो फॉर ई। नाउ 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो अकॉर्डिंगली 50% का प्रॉफिट जाएगा विशाल को, 10 रुपीज का प्रॉफिट जाएगा ए, बी, सी एंड डी और ई को। तो इन पांचों लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं। कब करते हैं? एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं। तो कंपनी हर साल एक टाइम पे अपना पूरा जो प्रॉफिट उसने किया है और जो पूरा कारोबार किया है उसका लेखा जोखा निकालता है, और जो भी प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंगली डिविडेंड के रूप में इनको पे करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है और कंपनी में जो प्रॉफिट कमाया उससे जो इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर्स को जो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, तो इतना समझ गए आप। एक कंपनी को ओपन करना है, विशाल के पास 50 रुपए हैं लेकिन 100 रुपए की कैपिटल लग रही है, तो विशाल 5 लोगों को बोलेगा कि आप भी इन्वेस्ट करिए, और वो लोग सोचेंगे कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से हमें शेयर मिलेगा, तो 10 रुपए तो हमारे कंपनी में रहेंगे, प्लस मेरे पास 10 रुपए और प्रॉफिट आएगा एट द एंड ऑफ ईयर। तो कुछ भी हो सकता है, वो कितना भी प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, और ये जो शेयर जब नेट प्रॉफिट बढ़ता है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एट द एंड ऑफ ईयर। कब? एट द एंड ऑफ ईयर। उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि डिविडेंड जो है हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर कंपनी देती है, जब वो अपने साल भर की अकाउंटिंग करके बताती है कि उसने कितना पैसा कमाया है, उस पैसे से आपका जितना परसेंटेज ऑफ शेयर है उसके प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वैल्यूज ऑफ शेयर क्या होती है। ठीक है, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक शेयर की वैल्यू क्या है। देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि मार्केट वैल्यू क्या है और शेयर की फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हमें 100 रुपीज का कैपिटल चाहिए था, जिसमें से 50 विशाल के पास था। ठीक है, 50 रुपीज विशाल के पास था, तो विशाल को जब कैपिटल रेज करनी थी, जो 50 करोड़ उसको एक्स्ट्रा चाहिए थे, उसने 10 रुपीज के 5 पार्ट्स के शेयर बेचे। ठीक है, ओके। तो जब इनिशियली कोई कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए अपना शेयर का जो वैल्यू रखता है इनिशियली, शुरुआत में ही, ठीक है, कि हम अब कैपिटल रेज करने वाले हैं, और आप यदि, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि यदि आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हम आपको प्रॉफिट परसेंटेज पे करेंगे, यानी डिविडेंड पे करेंगे। तो इनिशियली जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शुरुआती टाइम में वो एक ऑफर देती है कि इस ऑफर वैल्यू पे मैं आपको ये शेयर दे रहा हूं। तो शुरुआत के टाइम पे कैपिटल रेज करते समय पे जो वैल्यू ऑफ शेयर रहती है उसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। शुरुआती वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोलते हैं और प्रिंटेड वैल्यू भी बोलते हैं, लेकिन मोस्ट जनरली अपन क्या करते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से जानते हैं। और हम जब आंसर्स को सॉल्व करेंगे तो हम उसमें भी इन सारी वैल्यूज को नॉमिनल वैल्यू के नाम से ही यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू कौन सी है? एट द वेरी आउटसेट, जब शेयर्स इश्यू होते हैं, उस टाइम पे जो शेयर का वैल्यू ऑफर में आता है फॉर शेयर होल्डर्स, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। और इसका मोस्ट कॉमन नेम क्या है? फेस वैल्यू। क्या है बेटा? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है,
फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। फेस वैल्यू इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि वो केवल तब की वैल्यू है जब शेयर इशू किया गया था। कब की वैल्यू है? जब शेयर केवल इशू किया गया था। अब जब कंपनी काम करना स्टार्ट कर देगी तो फिर वो शेयर मार्केट में कोई जो शेयर होल्डर है वो किसी दूसरे को बेच सकता है। मान लीजिए 1 साल बाद वो चाहता है कि मैं इस जो मैंने यहां पे शेयर लिया इस कंपनी में इनिशियली जो लिया था, ठीक है, ABCDE ने जो लिया था, हमें वहां से इन्वेस्टमेंट जो हमारी थी उसको निकाल के जाना है हमको बाहर, तो उसके पास ऑप्शन है और वो अपना शेयर अपनी जो वैल्यू थी उस समय पे इशुएंस के टाइम पे उससे कम या ज्यादा में बेच सकता है। ठीक है, कोई ज्यादा में बेच सकता है, कोई कम में बेच सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उस शेयर का वैल्यू मार्केट में है क्या। ठीक है, तो आप एक मोटी बात को समझिए कि जो इशुएंस के टाइम पे शेयर का जो वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। और आपको ये बता दें कि नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि जितना इनिशियली आपको ऑफर दिया गया था वो तो हमेशा के लिए उतना ही रहेगा। अब जब मार्केट में कंपनी काम करना स्टार्ट कर देगी और जो वो बिजनेस करेगी अकॉर्डिंगली मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होगी और जो भी इन्वेस्टर उसमें फिर से आना चाहता है दूसरे इन्वेस्टर की जगह पे वो उस शेयर को उतने वैल्यू में खरीदेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू वो चेंज नहीं होती है, वो शुरुआती दौर में इशू के टाइम पे ही फिक्स हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? अब कोई ABCDE में से कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है, उसने 10 रुपए का शेयर लिया था, अब वो चाह रहा है कि वो इस इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाए और दूसरा कोई व्यक्ति है F, वो चाह रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट में इन आ जाऊं। तो जो ABCDE में से जो भी व्यक्ति अपना शेयर F को बेचेगा, ठीक है, तो वो कुछ वैल्यू पे बेचेगा और उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। क्या होता है? मार्केट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे जो शेयर है वो बाय या सेल किया जाता है। क्या बेटा? या तो बाय या बाय या सेल किया जाता है। ऑब्वियसली एक ट्रांजैक्शन में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो जिस वैल्यू पे कोई भी शेयर बाय और सेल किया जाता है उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे चेंज होगी? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट कमाया या उसने बिजनेस कितना अच्छा किया है। ठीक है, तो यदि उसने बिजनेस अच्छा किया होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दूसरे इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आना चाहेंगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। सो मार्केट वैल्यू इज दैट वैल्यू एट विच एनी शेयर इज बॉट और सोल्ड। ठीक है, ये दो चीजें बेसिकली समझ में आ गई। पहली चीज ये हुई कि जो नॉमिनल वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो केवल कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे हम फिक्स करते हैं। लेटर ऑन जब कंपनी बिजनेस करना स्टार्ट करती है तो टाइम टू टाइम उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे कोई भी शेयर खरीदा या बेचा जाता है। और जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। वो 10 रुपए का शेयर 15 का भी हो सकता है, 10 रुपए का शेयर कम होके 5 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इतना समझना है कि जो वैल्यू पे इशू हुआ था शेयर वो है नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू, और जिस पे हम खरीदेंगे बेचेंगे वो वैल्यू होगी हमारी मार्केट वैल्यू। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पे देखते हैं कि नॉमिनल वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है उसके बीच में रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, मान लीजिए एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, वो है 100 रुपीज का। कितने का शेयर है बेटा एक कंपनी का? 100 रुपीज का है। ठीक है, और 100 रुपीज का शेयर जो शुरू में इशू हुआ था तो वो नॉमिनल वैल्यू हो गई। अब 1-1.5 साल बाद हमने देखा कि उस शेयर की वैल्यू जो है मार्केट में आके 90 हो गई है, 90 रुपीज की है। इसका मतलब हुआ कि शेयर की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू हुई है। ठीक है, उसका वैल्यू कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए का जो शेयर हमने खरीदा था इशू के टाइम पे वो 90 रुपए में अब बिक रहा है। तो जब कोई भी शेयर रिड्यूस्ड वैल्यू पे बिकता है मार्केट में तो हम उसको बोलते हैं कि शेयर जो है वो डिस्काउंट में बिका है। क्या बोलते हैं? कि वो शेयर जो है डिस्काउंट पे बाय या सेल हुआ है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 100 थी
और उसके बाद मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो गई, 9 हो गई अकॉर्डिंग टू जैसा उसने बिजनेस किया होगा। और जब ये 100 रुपए का शेयर 90 पे मिल रहा है तो ये डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। और ऐसे ही सेम देखेंगे कि यदि ये मार्केट वैल्यू इसकी 120 रुपीज आ रही है, क्या आ रही है बेटा, 120 रुपीज आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शेयर अब ज्यादा प्राइस पे मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है शेयर आपको प्रीमियम में मिल रहा है। कैसा मिल रहा है बेटा, शेयर आपको प्रीमियम में मिल रहा है। आपको इस बात को समझना है, शेयर आपको मिल रहा है यहां प्रीमियम में। जब आपको नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे मार्केट में शेयर मिलता है तो उसको बोलते हैं शेयर एट प्रीमियम, एंड जब नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे मार्केट में शेयर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉमिनल वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है वो सेम हो। इसका मतलब है जितने में शेयर इशू हुआ था कैपिटल रेज करते टाइम पे, उतना ही यदि वैल्यू आ रहा है मार्केट में, उतने में ही शेयर मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं एट पार। पार मतलब होता है इक्वल। पार मतलब क्या होता है, इक्वल। ये लिखा हुआ है एट पार। पार वैल्यू पे मिलना मतलब इक्वल वैल्यू पे मिलना जितने में वो शेयर इशू हुआ था। ठीक है। तो समराइज करने के लिए देख लेते हैं कि एट पार का मतलब होता है जब मार्केट वैल्यू शेयर की नॉमिनल वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है। और दूसरा ये है कि डिस्काउंट प्राइस में मिलने का मतलब है कि जब नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू में कोई शेयर आपको मार्केट में खरीदने के लिए मिल रहा है तो उसको बोलते हैं शेयर एट डिस्काउंट प्राइस। और जब वही मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी नॉमिनल वैल्यू से, मतलब कोई शेयर आपको नॉमिनल या इशुएंस वैल्यू से ज्यादा वाले पे मिलेगा, ज्यादा प्राइस पे मिलेगा, तो उसको बोलते हैं शेयर एट प्रीमियम। ठीक है। तो नाउ विल समराइज दिस अगेन कि इस वैल्यूज ऑफ शेयर को हम क्लियरली समझेंगे कि जब हम कैपिटल रेज कर रहे थे उस टाइम पे हमने जो ऑफर दिया था लोगों को ज्वाइन होने के लिए, जिस वैल्यू पे दिया था, दैट वैल्यू इज नोन एज नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू। और उसके स्टार्ट होने के बाद जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो वैल्यू हो जाएगा शेयर का, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू पे ही शेयर खरीदा और बेचा जाता है। नॉमिनल वैल्यू पे केवल कैपिटल रेज करने के लिए उसको रखा जाता है। ठीक है। और यहां पे जो वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि तो वो एक बार इशू हो जाएगी, फिर कैपिटल से कंपनी काम करना स्टार्ट कर देगी। और यहां पे हम देखते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन द प्रीवियस ईयर। ठीक है। मतलब जो प्रीवियस ईयर में जो आपने काम किया है कंपनी ने, उस हिसाब से शेयर का वैल्यू हो जाएगा। तो यदि कंपनी ने अच्छा काम किया होगा तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगी तो लोग सोचेंगे कि मैं भी शेयर होल्डर बनूं और मैं भी उससे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ ईयर जो है डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड ज्यादा मिलने की वजह से लोग चाहते हैं कि कोई अपना शेयर मुझे दे दे अपनी जगह पे और वो एग्जिट हो जाए, तो इस कारण से वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाता है। दूसरा, यदि कंपनी ने अच्छा यदि बिजनेस नहीं किया है तो लोग सोचेंगे यार ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे हैंडसम रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, सो मुझे वो क्या करना चाहिए, रिट्रीव करना चाहिए, अपना पैसा वापस ले लेना चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा मेरा शेयर ले ले। तो ठीक है। तो ये हमने समराइज कर लिया है। हमने अभी देखा है, पिछली स्लाइड का देख लेते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि कंपनी को हमको क्या करना है, बनाना है। विशाल के पास 50 रुपए हैं, वो 5 लोगों को लेके आया जिसने 10-10 रुपए लगाए। फिर कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कंपनी कैपिटल 100 रुपए थी और 100 रुपए का प्रॉफिट और कमाया है, तो कंपनी अब टोटल वर्थ हो गई 200 रुपीज। और एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रॉफिट बटेगा वो इनके जो इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से उनमें जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिविडेंड। नाउ यू नीड टू एक चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी पड़ेगी कि जब भी डिविडेंड की बात आएगी वो एट द एंड ऑफ ईयर जरूर लिखा रहेगा क्वेश्चन में। जब एट द एंड ऑफ ईयर से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे देन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। फेस वैल्यू आप समझ गए, जिस पे शेयर इशू होता है। मार्केट वैल्यू वो होती है जिस पे शेयर बाय या सेल होता है। मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन फेस वैल्यू हमेशा एक ही बार डिसाइड होती है और वो हमेशा वही रहती है। कोई भी यदि शेयर हमको मार्केट वैल्यू से ना, मतलब नॉमिनल वैल्यू से बराबर में मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं शेयर एट पार। और जब भी हमको
कोई भी शेयर उसी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे मिलता है तो प्रीमियम पे कहलाता है, और जब कोई भी शेयर हमको मार्केट वैल्यू जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है, मतलब सॉरी कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और एट पार क्या होता है। एट पार मतलब सीधा है, जितना नॉमिनल वैल्यू उतनी ही फेस वैल्यू है, मतलब उतना ही आपका मार्केट वैल्यू है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एट पार। हम बोलेंगे कि शेयर इज बॉट एट पार, और ये सिचुएशन बनेगी तो हम बोलेंगे शेयर इज बॉट एट डिस्काउंट, एंड ये सिचुएशन बनेगी तो हम बोलेंगे शेयर इज बॉट एट प्रीमियम। ठीक है, तो बेटा ये बेसिक सेटअप है, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये देखिए क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ही हम एक स्ट्रक्चर बताएंगे, उस स्ट्रक्चर में जैसे आप डेटा पुट करना स्टार्ट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको कॉम्प्रीहेंड होने लगेगा कि इस क्वेश्चन को ले कहां जाना है और सॉल्व कैसे करना है। लेकिन ये बेसिक सेटअप अंडरस्टैंड करना जरूरी था कि शेयर कब हम इशू करते हैं, शेयर का वैल्यू क्या होता है, शेयर कैसे काम करता है, शेयर में लोग पैसा क्यों लगाते हैं, डिविडेंड के लिए लगाते हैं, ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमें एक हैंडसम डिविडेंड मिले। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप अच्छे से ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा, अपने हिसाब से चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। और अगली स्लाइड में मैं आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा, कुछ और चीजें डिफाइन करूंगा, जैसे कि डिविडेंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिविडेंड ऑलवेज परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एग्जाम नियर बाय है और आप अपना पहला पीए देने जाने वाले हैं। पहला आपका जो एग्जामिनेशन है 10th क्लास का, वो अभी आपका स्कूल में होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन से लेके एक हाई लेवल के क्वेश्चन तक हम जल्दी से बढ़ेंगे, और 10 से 12 क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज के अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, और जो भी क्वेरी आपको समझ में आ रही है वो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो हम उसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड कैसे बढ़ता है, डिविडेंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डिविडेंड क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए।